कहानी ज़िंदगी की बीबीसी के इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं राइटर डायरेक्टर एक्टर पंकज कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। थैंक यू। तो हमें बताइए कि लुधियाना में जिस घर में आपका जन्म हुआ वो किस तरह का परिवार था। आपके पिता क्या करते थे, माँ क्या करती थी? पिता मेरे कॉलेज में पढ़ाते थे। ये छोटा सा मकान था जो किराए पे लिया हुआ था जहाँ मैं पैदा हुआ। माँ मेरी होम मेकर थी, सारी ज़िंदगी वही रहीं। पिता मेरे कॉलेज में पढ़ाते थे, लेक्चरर थे, उसके बाद फाइनली प्रिंसिपल रिटायर हुए कॉलेज के। ये घर किराए पे था। उसके बाद जब मैं साल भर का हुआ तो अलग एक घर में शिफ्ट कर गए हम लोग, जो मेरे पिता ने उस वक़्त बनवाया था। तो शुरुआती दौर में मेरी बड़ी बहन, जो मुझसे करीबन 6.5 साल पौने 7 साल बड़ी हैं, वो थी घर पे, मैं था, मेरी दादी थी और मेरे माता पिता थे। तो इस माहौल में मतलब मैं जन्मा और मेरी परवरिश की शुरुआत हुई। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं। आपका कौन सा नंबर है? जी, मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। बहन बड़ी हैं, उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है जो मुझसे 10 साल छोटा है। हम्म। इन तीनों लोगों में से सिर्फ आपकी ही दिलचस्पी इस आर्ट कल्चर परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ हुई? मुझे लगता है मेरी बहन के अंदर भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। लेकिन चूँकि उस ज़माने में मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसी ज़रूरत महसूस होती थी कि बच्चा या तो मेडिकल में चला जाए या इंजीनियरिंग में चला जाए, तो इसलिए उनको मेडिकल पढ़ाने के लिए मेरे फादर जो थे उन्होंने इसरार किया और उन्होंने पढ़ा भी और बड़े अच्छे नंबरों से पास भी हुई। छोटे भाई मेरे इसी फील्ड में हैं। वो एक टाइम पे सबको हेड कर रहे थे एज़ अ क्रिएटिव हेड। तो अभी भी वो राइटर डायरेक्टर हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनुज कपूर उनका नाम है। और तो मतलब हम सब के अंदर वो एक वो तो था। तो लेकिन शायद स्टेप आउट करने के लिए या इसकी शुरुआत करने के लिए मैं शायद पहला था जिसने इस बात का इसरार किया और तकरीबन ज़िद की कि नहीं, मुझे अभिनेता ही बनना है और इसी फील्ड में जाना है। तो वो शायद उसकी शुरुआत शायद मैंने की। लुधियाना में जो वो दौर था जब आप अभी आंखें खोल कर कुछ होश संभाल रहे थे, और वो दुनिया कैसी थी लुधियाना की जिसमें सचमुच आपको लगता था कि अगर इस तरह का कोई शौक़ आपके अंदर पैदा हुआ तो वो परवान चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? कैसी दुनिया थी? क्या कुछ थिएटर हुआ करता था, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ थीं, कुछ राइटर्स थे, क्या था? आसपास का माहौल बहुत मासूम था। एक प्योरिटी थी। हवा में एक साफपन था और एक सेंस ऑफ प्योरिटी जिसे कहते हैं वो महसूस होती थी। मेरे पिता चूँकि बहुत ही बड़े किस्म के इंसान थे, बड़े एमेंसिपेटेड, क्योंकि टीचर भी थे, तो इसलिए मुझे वो माहौल मिला बचपन से ही जहाँ क्योंकि अंग्रेज़ी के प्रोफेसर से तो अंग्रेज़ी की बहुत से लिटरेचर को वो हम तो अंग्रेज़ी जानते नहीं थे जब इतने छोटे से थे, तो वो हमें अंग्रेज़ी का वो लिटरेचर पढ़ के हमें पंजाबी में, हिंदी में वो सुनाया करते थे वो कहानियाँ, जिसकी जो हमारी परवरिश की शुरुआत थी। और मेरी माँ जो हैं वो शायद मेरी पहली टीचर हुई एक्टिंग में। उन्होंने घर पे बच्चों को एंटरटेन करने के लिए कुछ छोटे-मोटे स्किट्स या छोटा-मोटा कुछ करने के लिए कहते थे, जिससे मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर पैदा हुआ। तो मेरा घर एक छोटा-सा एक थिएटर सा बन गया था जहाँ छोटी-मोटी एक्टिविटी हम लोग किया करते थे। फिर उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में तो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती ही हैं, तो फिर पार्टिसिपेशन आपका जो फंक्शंस होते हैं उसमें एनुअल डे में, और फिर ग्रेजुएट होके जब आप कॉलेज में पहुँचे यहाँ से, तो कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी में आपने कदम रखा। तो इस तरह का एक्सपोज़र था। लेकिन थिएटर की तरफ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपोज़र प्रोफेशनल थिएटर की तरफ नहीं था। हिंदी फ़िल्में ही थीं जो हमारा सहारा थी, जिनके थ्रू हमारा एक्सपोज़र अभिनय की तरफ या राइटिंग की तरफ या डायरेक्शन की तरफ था। तो उस लेवल पे जो इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ता है वो हम पे भी पड़ा। अंदर ख्वाहिश भी पैदा हुई कि हम भी इस सब का हिस्सा होना चाहते हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता शुरुआत के दौर में तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने अर्ज़ की कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने के लिए कहा जाता था, गो कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था। और मेरा शुरू से ही कल्चरल एक्टिविटीज़ में, डेक्लेमेशंस में, डिबेट्स में, मोनो एक्टिंग में,
प्लेज़ में, इसमें हमेशा से मेरा शौक़ रहा, तो उसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। लेकिन मेरे फ़ादर मदर ने कभी मुझे इसके लिए मना नहीं किया, बल्कि हमेशा प्रोत्साहित करते थे, एनकरेज करते थे कि अगर तुम करना चाहते हो तो ज़रूर करो। तो इस तरह का एक माहौल सा था जो समझ लीजिए कि 16-17 साल की उम्र तक इसी माहौल के अंदर मैं बड़ा हुआ। 16-17 साल की उम्र कुछ बड़ी इम्प्रेशनेबल उम्र होती है। जी, और अगर क्लीशेड में कहें कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की अगर बाइनरी में बांटें तो आप एक्सट्रोवर्ट में गिने जाएंगे। बिल्कुल गिना जाऊँगा। जी। और तब तक आपके अंदर ये जो एक होता है कि अटेंशन सीकिंग का कुछ आपके अंदर कीड़ा जैसा पैदा हो गया था कि आप। मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, ऊपर वाले का बड़ा करम था कि बहुत छोटी उम्र से ही, जैसे जब मैं शायद 5 या 6 साल का था तो मैंने स्टेज पे जाना शुरू किया तो तवज्जो मिलना शुरू हो गई। जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था तो डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में दाखिल होता था, तो वहाँ पे अ, मतलब तकरीबन हर एक डिक्लेमेशन में आप जीत के ही लौटते थे। तो उससे ज़ाहिर है पीठ पे थपथपी मिलती थी, और कॉलेज में, स्कूल में सब लोग जो है वो उस नज़र से तो आपको देखने ही लगे थे। तो ऐसा नहीं था कि मुझे उसकी भूख थी, क्योंकि वो मुझे मिल रही थी। मेरे अंदर लेकिन अभिनय की ख़्वाहिश ज़रूर थी, जो हल्के-हल्के पनप रही थी, जिसके बारे में मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं था। लेकिन मैं स्कूल, कॉलेज में छोटा-मोटा ये काम करके उसको सैटिस्फाइड करने की कोशिश करता था, अ, अपने अंदर उसको महसूस करने की कोशिश करता था। आपने खुद कहा कि फिल्में ही थीं और वो भी पॉपुलर फिल्में जो आपके लिए एक एक्सपोजर का काम कर रही थी। जी। तब लेकिन जो भी चिकने चेहरे होते थे फिल्मों में, जो सो कॉल्ड पॉपुलर फिल्मों में बड़े एक स्टीरियोटिपिकल फेसेस हैं। जब आप अपने आप को आईने में देखते थे और सोचते होंगे कि मेरा चेहरा और मेरी फिजिकल प्रेजेंस, जी। तो वो कभी दिल में सवाल उठता था कि जहाँ जिस दिशा में एस्पायर कर रहे हैं वो चुनौती भरा होगा। 2 चीज़ें इसके बारे में मैं कहूँगा। एक तो थोड़ा-सा एक्सपोज़र मेरा एक्सपैंड हुआ था कि दिल्ली से शीला भाटिया जी दिल्ली आर्ट थिएटर चलाती थीं, वो एक ओपेरा लेके आई थीं लुधियाने, जो जो मुझे देखने का मौका मिला था। थिएटर का पहला परफ़ॉर्मेंस जो प्रोफ़ेशनल लेवल पे, जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। तो एक तो ये, दूसरा मुझे अंग्रेज़ी बोलना बहुत नहीं आता था, तो मेरे फ़ादर चाहते थे कि मैं अंग्रेज़ी की फ़िल्में देखूँ, बेटर सिनेमा भी इन अ वे, उस ज़माने में जो भी समझ थी वो भी देखूँ, डिफरेंट सिनेमा भी देखूँ, और अंग्रेज़ी भी मुझे मेरे अंदर जज़्ब हो, ताकि मुझे आगे चल के बोलने का और समझने का मौका मिल सके, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी अंग्रेज़ी जानते थे, बोलते थे, पढ़ाते थे। इस सब के बीच में एक चीज़ तो मैं, आप जानते ही हैं कि जब आईने के सामने आदमी खड़ा होता है तो जो दिखाई देता है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगता ही है। बिल्कुल। तो अंदर अगर आपके जज़्बा हो तो मुझे लगता है सिर्फ़ शक्ल इम्पोर्टेंट नहीं रहती। आपको ये ज़रूर महसूस होने लगता है कि अगर अभिनय इस लेवल का हो पा रहा है तो शायद मैं भी किसी दिन इस तरह से अभिनय करने की कोशिश कर पाऊँगा, या ख़्वाहिश तो रखूँ। तो उस तरह का जज़्बा आपके अंदर ज़्यादा पैदा होता है, बजाय इसके कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। अच्छा, देखिएगा कि आपने खुद बताया कि आपके वालिद आपको लिटरेचर पढ़कर सुनाया करते थे, यानी उसका जो एक आपका जो सोनिक वर्ल्ड होता है, सुनने की एक दुनिया, जी। उसमें एक पिता की आवाज़, इसके अलावा क्या आवाज़ें थीं? ख़ासतौर पर अगर आप रेडियो देखिए या जो दूसरे परफॉर्मेटिव और आर्ट्स हैं उसमें देखिए, आवाज़ों की क्या दुनिया आपकी अर्ली ईयर्स में याद आती है? देखिए, आवाज़ों की दुनिया में एक तो मैं आपसे कहा कि जो मेरे आसपास का माहौल था बड़ा प्योर सा था। हमारे घर के पास में गुरुद्वारा था, जहाँ से गुरबानी की आवाज़ आया करती थी। मंदिर था, वहाँ से घंटियों की आवाज़ आती थी। कुछ लोग और सुबह उठ के जो भी अपनी प्रेयर्स वगैरह करते हैं, वो कान तक पहुँचती थी। दिन की शुरुआत का एक्सपोज़र था हमारा। फिर उसके बाद हम लोग ब्यास जाया करते थे, वहाँ हम लोग, राधा स्वामी हैं तो हम उनमें मानते हैं, तो वहाँ वो एक एक्सपोज़र था। उसके बाद साइकिल रिक्शा की आवाज़, जो आहिस्ता-आहिस्ता थ्री व्हीलर की आवाज़ में कन्वर्ट हुई। कभी कभार बस की आवाज़, मतलब दिन में शायद एक बार वहाँ से बस का गुज़रना होता था, गाड़ियाँ बहुत कम थीं, तो पंछियों की चहचहाहट, ये बड़ा क्लीशे सा साउंड करेगा, लेकिन चूँकि आप छोटे शहर से हैं तो ये चीज़ें आम हैं। फिर पतंगबाज़ी, उसका शोर, उसकी गहमा-गहमी, ये सब का एक्सपोज़र था।
दूसरा रेडियो का बहुत शौक़ था। ज़ाहिर है उस ज़माने में वही एक मीडियम था जिसके थ्रू किसी तरह का कल्चरल कुछ सुनने को मिलता था आपको। तो मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, हिंदी फ़िल्में देख के, हिंदुस्तानी फ़िल्में कहूँगा मैं, वो देख कर के जो ज़बान बोली जाती थी उससे मैं बड़ा मुतासिर था, बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने अपने फ़ादर साहब से कहा भी कि भई मुझे ये ज़बान बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं बोलना नहीं जानता हूँ। अंग्रेज़ी भी बड़ी मुश्किल से बोलना अभी शुरू नहीं की थी, कोशिश करता था। पंजाबी ही बोलता था ज़्यादातर, थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेता था। तो मैंने कहा बेटा अगर तुम ये ज़बान में सफाई चाहते हो तो उर्दू में ख़बरें आती हैं ऑल इंडिया रेडियो पे, उन्हें सुना करो, तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ बेटर होगा। तो मेरी शुरुआत वहाँ से उसको स्पीच की वहाँ से हुई, जो मैं वो सुनता था। उसके अलावा गाने थे, कई प्रोग्राम्स थे जो ड्रामेटिक प्रोग्राम्स भी उस ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कल्चरल फील्ड में हम सब लोगों के लिए। तो वो सब माहौल था हमारे आसपास, लेकिन स्पेशलाइज्ड कल्चरल इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो सिर्फ कॉलेज और स्कूल के लेवल पे जो फंक्शंस थे वहीं तक सीमित था। अच्छा, अभी तो इसके बाद का जो दौर है वो तो आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का है, उस पर हम जाएंगे। एक थोड़ा सा कोशिश आपने की एफटीआई जाने की भी, उस पर भी आएंगे। जी। लेकिन लुधियाना छोड़ते छोड़ते यानी कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते करते ये बताइए कि पहनने ओढ़ने लुक्स ठीक रखने ये सब को लेकर कुछ आपके अंदर चेतना जागृत हो गई थी और बहुत सचेत ढंग से इसको करते थे? मुझे लगता है कि किसी भी यंगस्टर में ख्वाहिश होती है कि आई शुड बी प्रेजेंटेबल, मैं लोग जो मुझे देखें तो मैं अच्छा दिखूं। वो जो अच्छा दिखूं उस ज़माने में जो जो भी आपका एक्सपोजर है, आप उसके तहत ही अच्छा देखने की कोशिश करते। व्हेन आई लुक बैक एट इट, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहुदा था मतलब, लेकिन उस ज़माने के लिए, उस वक्त के लिए जो उस वक्त मुनासिब लगता था वो ज़रूर था। इसमें एक छोटी सी बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मेरे लिए लुक्स बड़े छोटे ही लेवल पे इम्पोर्टेंट थी, या पहनावा भी जो था वो बड़े सादगी के लेवल पे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, यंगस्टर के बतौर आप अपने दोस्त यारों को देखते हैं तो कुछ तड़क भड़क पहनने की ख्वाहिश होती है, या फिल्में देखते हैं तो कुछ उन स्टाइल्स को अपनाने की ख्वाहिश होती है, विच इज़ नेचुरल। मगर इसकी तरफ ज़िंदगी की सारी तवज्जो चली जाए, इसका मुझे कभी भी बहुत शौक़ नहीं रहा है। और खाने पीने का? खाने पीने का बेहद शौक़ था। आप लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन किस तरह नॉट का? वेजिटेरियन, हम वेजिटेरियन। पूरा परिवार वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन उस वक्त तो कोई एक्सपोजर ही नहीं था। मुझे याद है कि हम दोस्त यार बहुत दूर जाया करते थे, एक नई दुकान खुली थी जहाँ पे इडली डोसा मिलने लगा था। तो अदरवाइज़ तो सारा पंजाबी खाना जो होता है, जो जिस तरह का यंगस्टर्स खाते हैं कॉलेज के बाहर या स्कूल के कैंटीन में या कॉलेज की कैंटीन में, उसी तरह खाना। वैसे हमारे घर पे खाना बहुत अच्छा बनता था, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो उसी तरह के खाने की पसंदीदगी थी। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि आपके पास साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ये सब का क्या सीन था? साइकिल थी जी। वो तो आपको किस उम्र में दिला दी गई थी? मेरा ख्याल है जब मेरी बहन ने कॉलेज पास कर लिया तो उनकी साइकिल मेरे पास आ गई। मेरे फादर भी साइकिल पे जाया करते थे, और फिर उनकी साइकिल, मेरी बहन की साइकिल मेरे पास आ गई, तो मैं उसे चलाता रहा। फिर जब मैं स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट करके पास हुआ, तो मेरे वालिद साहब ने फिर मेरे लिए एक टू व्हीलर, एक स्कूटर ख़रीदी थी। तो दैट वाज द फर्स्ट मोटरेबल व्हीकल जो मोटर से चलता है, वो हमारे घर में आया। अदरवाइज तो साइकिल्स ही थी। ठीक है, तो इस वाले ज़िंदगी के हिस्से में आखिरी सवाल ये है कि कुछ तब तक प्यार मोहब्बत के सिलसिले भी शुरू हुए थे? नहीं, उसमें तो मुझे लगता है कि अभी अपने आप के साथ इतनी मसरूफ़ियत थी, इतनी इन्वॉल्वमेंट थी, और कुछ बनने की ख्वाहिश में ऐसा तो कोई मौका हुआ ही नहीं। माइंड तो जाता है लेकिन इस तरफ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ठीक है। जी। देखिए, हम लोग जब अपने कॉन्टेम्प्रेरी थिएटर और सिनेमा के आइकॉन एक्टर्स को याद करते हैं तो तीन नाम बेसाख्ता एक ही मुंह से निकलते हैं, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर और ओमपुरी। मेरे लिए तो ऐसा ही है। जी। ये दोनों ही लोग एनएसडी में भी पढ़े और एफटीआई में भी पढ़े। आप भी एफटीआई गए, लेकिन आपका कहना है कि रिटन टेस्ट तो आपने पास कर दिया, लेकिन फिर स्क्रीन टेस्ट में इस बात का कोई आपको मलाल रहता है कि ओमपुरी अपनी स्क्रीन टेस्ट को पास कर गए अपने लुक्स वगैरह के बावजूद, और आप नहीं कर पाए? नहीं, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, बल्कि मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि अगर मैं
फिल्म इंस्टीट्यूट में गया होता तो मेरा एक्सपोजर अलग होता। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने का मौका मिला। अलकाजी साहब जैसे टीचर और उस वक्त का जो स्टाफ था, उनकी सोहबत मिली, उनकी गाइडेंस मिली और उनकी नज़रों के तहत, जिसे कहते हैं कि मैंने स्टेज पर या अभिनय की दुनिया में चलना सीखा, खड़े होना सीखा, जो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिल्म इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर्स नहीं थे, बहुत अच्छे टीचर्स थे, लेकिन मेरा जो माइंड सेट था, मैं 19 बरस का था जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, तो मेरी ग्राउंडिंग बड़ी अच्छी हुई वहाँ पे। तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ को लेकर के कि सिनेमा में तो बाद में आ ही गए आप, बावजूद वॉट एवर प्रॉब्लम्स देवर, मगर जो ग्राउंडिंग आपकी होनी थी, जो तालीम आपको बतौर अभिनेता थिएटर में भी मिली, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। नसीर साहब और ओम जी दोनों जो हैं ये स्कूल ऑफ ड्रामा पास करके गए थे, लेकिन मेरी तो अभी शुरुआत थी। मैं तो लुधियाने से उठ के आया था, ज़ीरो एक्सपोजर था प्रोफेशनल काम की तरफ। ये दोनों ऑलरेडी ट्रेंड एक्टर्स थे जब इन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो वो एक मुख्तलिफ सिचुएशन थी। मेरी सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना था, ये लोग तो बहुत कुछ सीख के आगे बढ़े थे। तो और उम्र भी मेरी बहुत कम थी, इम्प्रेशनेबल एज थी, तो वो फ़ायदेमंद भी हुई, क्योंकि जो कुछ पढ़ाया गया, सिखाया गया, उसको एम्बाइब करने में, अपने अंदर समोने में आप आतुर भी थे और ख्वाहिश भी थी आपके अंदर, और आपने कोशिश भी की उसको अपने साथ लेके चलने की। ज़िंदगियों की जो ये कहानियाँ मैं सुनता हूँ वर्षों से, उसमें मैंने पाया है कि ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी समाज में मध्यवर्गीय परिवारों, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से आए हुए ऐसे कला एस्पायरेंट्स बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल अपने पेरेंट्स को ये समझाना होता है कि वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो लीक से हटकर है। जी, आर्ट और कल्चर को कुछ ऐसा काम नहीं माना जाता जो कि आपके लिए ज़िंदगी में कोई सिक्योरिटी दे। आप उन कुछ चुने गिने चुने विरले लोगों में हैं जिनको माता पिता की तरफ से पूरा समर्थन मिला कि आप जो करना चाहते हैं वो आप करें। ये कितना इम्पॉर्टेंट है एक परिवार में और भारत में कला के विकसित होने में कि पेरेंट्स बच्चों को ये समर्थन दें। मेरा ख्याल है आज की तारीख में तो बहुत से पेरेंट्स इस बात को तवज्जो देने लगे हैं, सोचने लगे हैं, क्योंकि पिछले 40-50 साल में उन्होंने देखा है कि मध्यवर्गीय परिवार से निकले हुए बच्चे जो हैं वो कहाँ पहुँच रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है। हाँ, जिस वक्त मेरा दौर था, जो 1973 1973 में मैं 12th स्टैंडर्ड पास करके मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं तो भाग जाऊँगा बॉम्बे अभिनेता बनने के लिए, तो वो रोने लगी। तो मेरे पिता को उन्होंने बताया, तो मेरे पिता ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत, ही वॉज एन अमेजिंग गाय, मतलब उन जैसा इंसान मैंने अपने ज़िंदगी में देखा नहीं है। क्योंकि उनका रवैया ये था कि मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन, कि इतनी छोटी उम्र में उसने तय कर लिया कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है। उस वक्त मैं 18 बरस का था, पर साथ ही में ये सीख भी दी, क्योंकि प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा बेटा, लेकिन एक चीज़ देख लो कि फिल्म का ग्लैमर तो नहीं है जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है। अगर तुम्हारे अंदर मादा है, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है इस फील्ड में जाने का, तो ज़रूर जाओ। तो उन्होंने मेरे लिए, मैंने तो फिल्म इंस्टीट्यूट ही पता किया था, उन्होंने मेरे लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पता किया, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाने से वो बेहद खुश हुए। और साथ में उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भाई, अगर तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो मैं चूँकि टीचर हूँ, तो मेरा ये मानना है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें तालीम हासिल करें, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं समझता हूँ कि आज के भी जो लोग हैं, जो अगर बच्चा कहता है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो इस चीज़ पे इसरार करें कि वो अगर जाना चाहता है, पहले तो ये चेक करे कि सिर्फ ग्लैमर है कि वाकई टैलेंट है। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में जब आप ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाते हो, या स्कूल ऑफ ड्रामा में जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो ये बात आपके पेरेंट्स को पता चल जाती है, भाई एबिलिटी है, ये सिर्फ ग्लैमर नहीं है। और अगर आप कहते हो मैं स्कूल ऑफ ड्रामा में भी तालीम हासिल करने के लिए, अभिनय के लिए जाना चाहता हूँ, तो ये भी तय हो जाता है कि सिर्फ ग्लैमर नहीं है, आप वाकई इस फील्ड में तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है वो एक गाइडेंस जो मेरे फादर की थी, वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई। और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में कोई भी मिडिल क्लास हो या किसी भी क्लास का इंसान हो, वो अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो तालीम हासिल ज़रूर करे, ताकि इस फील्ड में क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या सीखने को है, क्योंकि पैदाइशी कोई भी सब कुछ सीखा हुआ नहीं आता, तो उसको अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज जब आप रेट्रोस्पेक्ट में ये
सोचते हैं या देखते हैं कि आपके पिता ऐसे आदमी क्यों बने होंगे? क्या उनको ये आ, सोच और ये अप्रोच उनको अपने पिता से मिली होगी, या क्या वजह रही होगी कि वो इतने स्पेशल पिता थे? ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, उनको अपने पिता से कुछ तो मिला होगा। दूसरा, उनकी अपनी एजुकेशन थी। जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई की, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से थे, काफ़ी मुश्किलों में वो पढ़े भी। डबल एमए थे। अपने ज़माने में कॉलेज के, उस ज़माने में एफसी कॉलेज लाहौर जो है वो, उसको टॉप ऑफ द कंट्री कॉलेज कहा जाता था। उस कॉलेज के बेस्ट स्पीकर थे, उस कॉलेज की अंग्रेज़ी मैगज़ीन के एडिटर थे। तो काबिलियत तो बेइंतहा थी उनमें, लेकिन संत आदमी थे वो। उनको परमात्मा की तलाश थी और ज़िंदगी भर उसमें उसी में लगे रहे। लेकिन साथ में जिसकी वजह से जो उन पढ़ते बहुत थे, पढ़ाते भी बहुत थे, तो उनका जो एक्सपोजर वर्ल्ड ओपिनियन या फिलॉसफी की तरफ क्या है, जैसे वो कहते थे, मैंने जब उस ज़माने में बीएड का कुछ और नाम होता था, बीटी कहते थे शायद उसको, उन्होंने वो ट्रेनिंग हासिल की बतौर टीचर। तो उनके जो प्रोफेसर थे, उन्होंने उनको ये सिखाया कि 9th स्टैंडर्ड तक या 13-14 साल की उम्र तक बच्चे को कभी पढ़ने के लिए कहना ही नहीं चाहिए, उसको डेवलप होने देना चाहिए। और मेरे साथ उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। अदरवाइज़ मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ पैदा ही नहीं होती, या मेरे अंदर ये ख्वाहिश ही पैदा ना होती। जब तक मैं 9th स्टैंडर्ड में नहीं पहुंचा, उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि बेटा पढ़ लो। 9th में जब मैं पहुंचा तो पहली बार मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटा अब नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड है, ज़रा अपनी किताबों को देख लो ठीक से। तो मुझे लगता है ये जो इमेंसिपेशन, या और इतना पढ़े लिखे थे वो, इतना नॉलेज था उनको, सिर्फ लिटरेचर का नहीं, जनरल नॉलेज भी उनका बड़ा, बहुत ही गज़ब का। आप अपने साथ बैठ के घंटों किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते थे। सो ये वजह थी कि मैं समझता हूँ कि मेरी तकदीर बहुत अच्छी थी कि उनकी सोच ऐसी थी कि आगे वो सोच उन्होंने मुझे दी, लेकिन साथ में ये भी कहा, मशवरा मैं दे सकता हूँ, फ़ैसला हमेशा तुम्हारा अपना होना चाहिए, ताकि तुम अपने आप को उस फैसले के लिए ज़िम्मेदार समझो। सक्सेसफुल होंगे तो भी, अनसक्सेसफुल होंगे तो भी। जो फिर एक चीज़ मैंने अपने बच्चों को आगे एक्सटेंड की कि बेटा ये मशवरा भर दे सकता हूँ मैं, लेकिन ज़िंदगी तुम्हें जीनी है और तुम फैसला करो चीज़ों के बारे में। और फिर जब आपने अपनी इस प्रोफेशनल जर्नी में कुछ शोहरत हासिल की, तो आपके पिता क्या कहते थे? कभी कहते थे तो? शाबाशी ही देते थे उनको। ही यूज़ टू फील प्राउड ऑफ मी, जैसे कोई भी पिता अपने बच्चे की सक्सेस पे मान तो महसूस करता ही है, तो उन्हें भी था। लेकिन उनको ये भी जानकारी थी कि मैंने कितनी शिद्दत से मेहनत की है उसको हासिल करने के लिए। लेकिन वो हासिल हो जानी ऊपर वाले का करम था, मगर ही वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट ऑलवेज। बल्कि जब मैं छोटा था, मुझे याद है, मैं कोई कप जीत के आता था किसी डेक्लेमेशन थी, तो वो अपने कमरे में रखते थे उसको। स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाते थे तो बताते थे उनको कि ये मेरा बेटा जीत के लाया। प्रॉब्ली वो सब प्रोत्साहन जो है, उसी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं उनसे ये कह सकूं कि मैं ये करना चाहता हूँ, कर सकूँ। कहानी ज़िंदगी की बीबीसी के इस खास प्रोग्राम में मैं हूं इरफान, और हमारे साथ हैं राइटर, डायरेक्टर और एक्टर पंकज कपूर। पंकज जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अलग़ाज़ी का जो असर है आपके ऊपर, इस बारे में हम लोग बहुत आपके ही मुंह से सुन चुके हैं। वो तो दौर बड़ा ख़ास दौर आपकी ज़िंदगी में भी है, हर लिहाज से, न सिर्फ अलग़ाज़ी और दूसरे जो ट्रेनर्स और टीचर्स थे उनका, इसके अलावा भी एक आपकी नई शुरुआत वहाँ से हुई। जी। वही करीब दौर है जब भारत में इमरजेंसी भी लगी। स्कूल के दिनों में तब आपका ये इम्प्रेशनेबल दिमाग इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था कि आप लोग वहाँ कुछ ये चर्चाएं या कोई चिंताएं होती थी? मेरा ख्याल एज ए यंगस्टर, जब भी कोई चीज़ के लिए आपको मना किया जाए या आपको महसूस हो कि अब तो आप ये सब इतना खुल के नहीं कर सकते जितना आप कर पा रहे थे, तो एक रिएक्शन तो होता ही है। लेकिन मुझे लगता है हम सब लोग जो स्कूल ऑफ ड्रामा में उस वक्त पढ़ रहे थे, उन सब की तवज्जो ज़्यादातर जो काम हम कर रहे थे उसकी तरफ थी। इसका एक आध एक्सपीरियंस ज़रूर हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, या हमें जो हुआ हो सकता है जिससे हमें सडनली एहसास हुआ कि अरे ये तो आसपास का माहौल कुछ मुख्तलिफ हो गया, चीज़ें कुछ अलग हो गई हैं। लेकिन हमें ज़्यादातर जिस डिसिप्लिन में हम लोग काम कर रहे थे, उसी डिसिप्लिन में काम करना बेहतर लगता था। छोटे मोटे जगह पे अपने लेवल के ऊपर कुछ इन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट कर लेना, जहाँ पे लोग अपनी आवाज़
सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मासूमियत के लेवल पे या अभिनय के लेवल पे ज़्यादा था, किसी पर्टिकुलर थिंकिंग के लेवल पे नहीं था। हाँ, सब अच्छे रहें, सबके साथ अच्छा हो, सब सुख में रहें, ये सब तो मेरा ख्याल है सभी लोग चाहते ही हैं। तो ये ज़रूर मैं कहूँगा इसके बारे में। पंकज जी, गांधी फिल्म आपको कैसे मिली, कैसे पहुंची आप तक? हम लोग एक नाटक कर रहे थे मुख्यमंत्री नाम से, जो रंजीत कपूर साहब ने डायरेक्ट किया था। उसमें मैं मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी का रोल करता था, छोटा सा रोल था। पर मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी बात उनको शायद ये लगी होगी कि यंग एज में शायद मेरा चेहरा थोड़ा प्यारेलाल जी से मिलता होगा, और उन्होंने मुझे ये रोल करते हुए देखा। तो किन्होंने देखा? रिचर्ड एटनबरा साहब ने, अच्छा। वो प्ले देखने के लिए आए थे, तो वहाँ से उन्होंने चुना होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अगले दिन मुझे बुलाया गया और कहा गया कि आप ये रोल करें। रोल कोई बहुत बड़ा नहीं था, प्रेजेंस थी, गांधी जी के साथ साथ आप सब जगह जा रहे हैं। तो इस तरह से गांधी ये फिल्म तो जो है, हुआ कि प्यारेलाल जी का चेहरे का थोड़ा सा रेजेम्बलेंस वाला, लेकिन फिर आपने गांधी जी की आवाज़ भी डब की। हाँ, वो एक बड़ा काम था। वो क्या हुआ? वो ऐसा हुआ कि सुनने में आया कि गांधी जी की आवाज़ ढूंढी जा रही है, और पता नहीं कौन थे जिन्होंने मुझसे कहा कि फ़लाँ नटराज स्टूडियो या कहाँ पे आज ऑडिशन है। तो हम भी काम तो तलाश ही रहे थे, तो हम भी आ गए। तो आ गए तो मैंने भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर दी, बस सिर्फ उसमें हल्का सा ये ज़रूर सोचा कि शेक्सपियर की 2 लाइनें थी, वो अंग्रेज़ी में मैंने बोल दी, जिससे रिचर्ड एटनबरा साहब की समझ में ये आ जाए कि पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा बहुत नाटक वाटक जानता है। तो उसके बाद मुझे शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, सी प्रिंसेस में एक स्टूडियो होता था, साउंड स्टूडियो, नहीं वहाँ नहीं, सॉरी, BR स्टूडियोज़ में उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हम आपकी वो चेक करेंगे। तो उस वक्त मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि एक सीन आप अंग्रेज़ी में मेरे लिए डब करें। तो मैंने कहा साहब, ये तो जो सीन आप मुझे कह रहे हैं डब करने के लिए, ये सीन आपने बेन किंग्सली को तो 1.5 साल पहले स्क्रिप्ट दे दिया था, मुझे आप अभी कह रहे हैं करने के लिए। तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि आई नो आई एम नॉट बीइंग फेयर टू यू, बट दिस इज़ द ओनली वे आई नीड टू फाइंड आउट। तो वो बड़ा मुश्किल सीन था, जहाँ पे गांधी जी फास्टिंग कर रहे हैं और बोल भी बड़ी मुश्किल से पा रहे हैं, मीरा बेन के साथ उनका सीन था। तो वो सीन उन्होंने अंग्रेज़ी में मुझसे डब कराया। तो मैंने कहा कि जी आई लाइक वन मोर टेक। तो उन्होंने कहा नहीं, लेट्स लिसन टू दिस। तो उन्होंने सुना, तो उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया कि आप ही करने वाले हैं ये डबिंग। तो इस तरह से सिलसिला हुआ। ये हिंदी वाली डबिंग कितने दिनों चली होगी? दिन तो उन्होंने 15 रखे थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों ने 7 दिन में कंप्लीट कर दी। लेकिन 7 दिनों में भी 5वें दिन तक वो कंसिस्टेंसी बनाए रखने का क्या तरीका था? आई थिंक एक तो यूथ मेरे साथ था, दूसरा क्या उसे कहते हैं, जज्बा था, क्योंकि हमें अलकाजी साहब ने जब हम ठोक ट्रेन, ठोक के सही कर दिया। हाँ, और जब तैयार कर लिया था तो हमसे ये कहा था जब हम पास आउट कर रहे थे कि मैंने तुम लोगों को ऐसे तैयार किया कि दुनिया की किसी भी जगह पे जाके तुम्हें सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो काम सिखाया गया है वो करो। तो ये जज्बा था अंदर, एक कॉन्फिडेंस भी था, बचपना भी था कह लीजिए, और ये भी था कि मैं करके दिखाऊंगा। तो 11 घंटे रोज़ डबिंग करते थे हम, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक, 1 घंटा लंच ब्रेक। और वहीं पे विनोद जी हुआ करते थे, विनोद शर्मा जी, वो, और उनके साथ एक और थे जो राइटिंग कर रहे थे हिंदी की। तो वहीं पे उसके डब को करेक्ट करने के लिए शब्दों को चेंज किया जाता था। और पर जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था उनका, या साउंड एडिटर था, वो मेरे साथ था। तो हम लोग, बड़ी मेहनत हुई उस पर। तो ये भी मैं तो समझता हूँ ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि कहाँ से क्या आ गया और कैसे हो गया, और उन्होंने करवा भी दिया। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं 27 बरस की उम्र का था उस वक्त जब गांधी जी की डबिंग हुई। जो 22 साल की उम्र से लेके जब तक वो थे तब तक की उम्र तक की आवाज़ और उसका जो भी सिलसिला था वो करने की कोशिश हुई। क्योंकि आपने शुरू में बताया था कि आपके परिवार का कुछ सिलसिला राधा स्वामी व्यास से भी जी। मतलब जुड़ा रहा, लेकिन बाद में तो आप चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रहा हो या बाद में ये जो पूरा नया सिनेमा का स्कूल था, इस पे एक रेशनल मार्क्सिस्ट थिंकिंग का बड़ा असर रहा। ये जो मार्क्सिज्म और ये जो एक रेशनल थिंकिंग है, इसके बारे में आपकी ज़िंदगी में कुछ वो छू के गया? बिल्कुल छू के गया।
देखिए, यंग एज के अंदर अगर इंसान उस सोच के अंदर नहीं आगे बढ़ता है तो उसके पास दिल नहीं है ना। दिल अगर आपके पास है तो आप जाहिर है कि इन सब चीज़ों की तरफ जुड़ेंगे ही, आपका माइंड जाएगा ही, सवाल करेगा ही, और उसके बाद आगे बढ़ के फिर आपका दिमाग काम करता है, वो आपको बताता है कि ये सब तो मुनासिब है, लेकिन और बहुत कुछ भी है जो मुनासिब है, जिसकी तलाश होनी चाहिए, जिसके बारे में तवज्जो देनी चाहिए। तो ये एक मेरा ख़्याल है ज़िंदगी जीने का एक तरीक़ा है, एक सिलसिला है, जिसमें सीखते सीखते आप अपना रास्ता चुनने की कोशिश में लगे रहते हैं। मिलता तो नहीं है, लेकिन कोशिश में लगे रहते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई दिन ऐसा आएगा जब वो मुनासिब रास्ता आपको मिल जाएगा, जो आपको लगेगा कि हाँ यही है जिस पे अब हमें चल के अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मगर उस रास्ते तक पहुंचने के लिए भी बहुत से रास्तों से आप गुज़रते हो, बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हो, बहुत सी चीज़ें रिजेक्ट करते हो, बहुत सी चीज़ें अपनाते हो, कुछ ज़ाती महसूस करके, कुछ प्रोफेशनल रीज़न से, कुछ दोस्तों यारों के इन्फ्लुएंस से, कुछ समाज के इन्फ्लुएंस से, कुछ समाज में हो रही चीज़ों की वजह से, कुछ राजनीति में हो रही चीज़ों की वजह से। लेकिन ये ज़िंदा रहने का और बतौर इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सिलसिला है। वो तो है पंकज जी, लेकिन ये देखिएगा कि वही दौर जब कि हम लोगों के यहाँ एक नया सिनेमा एक पूरी धारा की तरह चल रहा था, जिसमें आप सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और उसी शायद अनुभवों ने आपके अंदर एक गहरी ओपिनिएटेड एक पर्सोना को आपके अंदर पैदा किया, जो कई बार जो चल रही दुनिया है उसके साथ कोई एक लड़ाई का एक कारण बनती है। मतलब जब आप किसी के बारे में कोई एक ओपिनिएटेड ढंग से पेश करते हैं, फिल्मों को लेके आप चूज़ी होना शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमें बाउंड स्क्रिप्ट चाहिए, बिना स्क्रिप्ट के ये, तो आप अपनी जब शर्तें चलाना शुरू करते हैं तो दुनिया की शर्तों के साथ वो कहीं टकराती है। तो एक तरफ ये बात सच है कि आप अपने यूथ में एक इंक्वायरी करते हैं और आप एक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके प्रोफेशनल कंपल्शंस भी होते हैं कि व्हेन इन रोम टॉक लाइक रोमन्स। हाँ, मतलब जहाँ तक आप स्क्रिप्ट बाउंड वगैरह की बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ। मैंने तो बिना स्क्रिप्ट के कभी किसी के साथ काम किया ही नहीं, पहले दिन से। बल्कि बहुत सी फिल्में छोड़ी इस वजह से, चूँकि नहीं चाह रहे थे लोग कि बाउंड स्क्रिप्ट हो, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि अगर बाउंड स्क्रिप्ट नहीं है या मुझे नहीं मालूम है मुझे क्या करना है तो मैं करूँगा क्या। वहीं लास्ट मिनट पे अगर मुझे कह दिया जाएगा कि आप ऐसे कर दो, तो मेरी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे तो उस इंसान को स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो अगर उस इंसान के बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो मैं कैसे दिखा पाऊँगा। तो मेरी, कह लीजिए एक तरह से, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मेरी मजबूरी रही है, लेकिन यही मेरा प्लस पॉइंट भी रहा है कि वो तो ज़रूरी है, वो बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए वो तो हैं, जिसकी वजह से बहुत सा काम छूटा भी और बहुत से लोग नाराज़ भी हुए, लेकिन जिस चीज़ पे आप चलना चाह रहे थे उसको आपने बरकरार रखा, उसको छोड़ा नहीं। क्योंकि देखिएगा कि मुंबई जैसे शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, आप अपनी तरह की इनसिक्योरिटीज़ से जूझ रहे होते हैं, आपके अपनी क्रिएटिव चॉइसेस होते हैं जिनमें आपने वो रास्ता चुना कि जो हमारा नया सिनेमा था या जो मिडिल पाथ सिनेमा था। मुझे याद आता है करीब 40 साल पहले मेरी और आपकी पहली मुलाकात इलाहाबाद के एक होटल में तब हुई, जब आप एक ऐसी सीरीज़ में काम कर रहे थे जो बाद में बन नहीं पाई जी। तब भी, लेकिन आप और के रैना जो अगल बगल के कमरों में ही रह रहे थे, हमने ये सुना आप लोगों से ये कहते हुए कि इन फिल्मों में काम करके क्या मिला, हम एक घर भी तो नहीं खरीद सकते। तो ये सचमुच एक जेन्युइन एक कंसर्न होता है कि एक तरफ आपके आर्टिस्टिक चॉइसेस, दूसरी तरफ आपके मटेरियल चैलेंजेस। जी। ये तब कब आपको मौका आया होगा जब आप अपना मैनेजर भी, पीआर भी, कुछ सेक्रेटरी भी रखने के लिए खुशी खुशी मैं आज तक नहीं माना, मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है, मेरा कोई पीआर नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मेरे साथ डायरेक्टली बात करते हैं। आई हैव नोबडी हु लुक्स आफ्टर माय वर्क। और मेन वजह उसके पीछे यही थी कि मैं नहीं चाहता था कि किसी के इन्फ्लुएंस के तहत आकर के मैं कोई भी काम करूं। जो भी काम करना है, जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट दीजिए, स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, मुझे अगर मुनासिब लगा मैं हाँ करूंगा। पैसे की बात है, मैं और आप सामने बैठ के बात कर सकते हैं ताकि बीच में कोई बंदा ही ना रहे बात करने के लिए। तो मैंने अपना पूरा करियर अभी तक का ऐसे ही चलाया है। हाँ, जहाँ तक
मॉनेटरी सिचुएशन की बात आप कह रहे हैं, मुनासिब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे लगता है टेलीविज़न ने बहुत बड़ा योगदान किया है हम जैसे लोगों के लिए जो थिएटर से आए थे और जिनको मेन स्ट्रीम सिनेमा में बहुत ज़्यादा काम मिलने का चांस भी नहीं था और बहुत ज़्यादा कीन भी नहीं थे, दोनों तरह से। क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न ताज़ा था और बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म का अच्छा काम हो रहा था। अगर आप शुरू के दौर का टेलीविज़न देखें तो आपको खुद ही महसूस होगा कि बहुत अच्छा काम हुआ उस वक्त। तो उसका हिस्सा होने में हमें बड़ा आनंद मिलता था। जैसे अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स आप करना चाहते थे, वो कैरेक्टर्स आपको टेलीविज़न में ऑफ़र किए जा रहे थे। जैसे मुझे एक तरफ करमचंद है तो दूसरी तरफ फटीचर है, नीम का पेड़ है, कब तक पुकारूं है, ऑफिस है, ज़बान संभाल के है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरह के यानर्स में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करने का आपको मौका मिला। और चूँकि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड था टेलीविज़न, तो आपको कुछ मुआवजा भी मिल जाता था आपके काम करने का, जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बेटर होने लगा। फिर ऊपर वाले का कुछ ऐसा कर्म हुआ कि जब टेलीविज़न का दौर थोड़ा अलग होने लगा, या यूँ कह लीजिए कि वैसा होने लगा जैसा 70s का साउथ इंडियन हिंदी सिनेमा हुआ करता था। जब वैसा होने लगा तो सिनेमा ने अपना रूप बदला। तो कुछ डायरेक्टर्स ऐसे निकले जो एक ऐसा काम करना चाहते थे जो कहानियाँ भी अच्छी हों लेकिन लोगों तक पहुँचे भी। मैं ये समझता हूँ मेरे लिए कि फ्रॉम द एज ऑफ 19 टू आई एम 70 नाउ, ये जो 50-51 साल का सिलसिला रहा है, इसके बीच में ऊपर वाले का ये करम मुझ पे ज़रूर रहा है कि भले यहाँ हो या वहाँ हो, काम मुझे मिलता रहा है और वैसा मिलता रहा है तकरीबन 80% जैसा मुझे चाहिए था। 20% ऐसा भी किया जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत है, कुछ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी किया कि जो काम मैं दूसरा करता हूँ वो आम आदमी तक पहुँच सके। फिर टेलीविज़न का बहुत बड़ा योगदान था कि जो फिल्में हम लोगों ने की जो शायद कभी थिएटर में प्रॉपरली रिलीज़ नहीं हुई, वो टेलीविज़न के थ्रू, या अब आजकल नेटफ्लिक्स है या अमेज़ॉन है या दूसरे कई OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू मेरी ऑडियंस तक पहुंची। और बड़ी हैरानी होती है कभी कभी कि एक फ़िल्म जैसे डॉक्टर की मौत है, जो शायद यहाँ थिएटर में एक हफ़्ता चला के NFDC वालों ने बंद कर दी थी, वो मुझे, मैं कभी ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो बताया जाता है कि इस कॉलेज में पढ़ाई जा रही है। सो बड़ा अजीब तरह का सुकून महसूस होता है। या कोई, आप किसी इंटीरियर में गए हुए हैं और कोई आपसे कहता है कि मैंने आपकी फ़लाँ फ़िल्म देखी और उसमें ये जो रोल आपने किया था उसके बारे में बात करता है, तो आपको महसूस होता है कि अभी तक का जो आपने काम किया ज़ाया नहीं हुआ। ऊपर वाले ने आपके ऊपर हाथ रखा है और आपको सिलसिलेवार उसी वक्त इमीडिएट ना भी मिला हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वो दिया है जो आप चाहते थे। जब आप पूरी तरह से एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह अपने आप को इस समंदर में डालते हैं तो तरह तरह के कैरेक्टर्स आपको ऑफ़र होते हैं, और फिर जाहिर है कि उन कैरेक्टर्स को कुछ काम भी करना होता है। मसलन हो सकता है कोई म्यूजिशियन हो और सितार बजा रहा हो, कोई घुड़सवारी कर रहा हो, कोई शतरंज खेल रहा हो। इन सब चीज़ों को कन्विंसिंगली करने के लिए आपने कुछ सीखा भी, अगर कोई ऐसा मौका था? थोड़ा बहुत, आई विल बी ऑनेस्ट, अदरवाइज़ मुझे ऐसा कोई मौका मिला नहीं। एक जगह शायद पियानो बजाना था, उसके लिए थोड़ा रियाज़ मैंने ज़रूर किया था। अदरवाइज़ मुझे ऐसा कोई अभी तक कैरेक्टर ऑफ़र नहीं हुआ जिसके लिए मुझे स्पेशलाइज्ड कुछ सीखने की ज़रूरत हो। घुड़सवारी वगैरह तो पार्ट ऑफ वो हो जाती है। बाकी जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं आप थोड़ा बहुत ज़िंदगी में सीख ही लेते हैं। ये तो सब लोग मानते हैं, और ये बात बार बार कही जाती है कि एक कलाकार के लिए एम्पैथी उसके जीवन का एक बुनियादी केंद्र होता है। अगर वो अपने सह सामाजिकों के साथ, अपने नागरिकों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ उनके दुख में दुखी, उनके सुख में सुखी होने का जो जज्बा है अगर न रखे तो वो अच्छा कलाकार नहीं है। लेकिन जो समाज आपने लुधियाना के अपने बचपन में देखा, और जो समाज इन बीते 60 वर्षों में, मैं कहूँगा अगर 10 वर्ष आपके अवेयर वर्ष माने जाएं, जो समाज जिस तरह बदल रहा है, यानी कि उस वक्त जो एक सोशल बनहोमी, मिलना जुलना, और अभी जो एक ग्रीड और एक तरह का आपसी संदेह और एक नफ़रत, वो आप देख रहे हैं रोज़ अखबारों से लेकर टेलीविज़न तक और अपने बगल में चलते हुए आदमी को। इस पर आप क्या कहते हैं कि ये भी आपकी कला को प्रभावित करेगा जब आपके दर्शक और आपके
जो अप्रिशिएट करने वाले ही बदल जाएंगे तो? देखिए, चीज़ें जैसी थीं, जैसी हैं, ये आगे भी चल के वैसी रहेंगी नहीं, ये हम सब लोग जानते हैं। जैसे आज के 60 साल पहले के दौर में हमारे पास टेलीविज़न नहीं था, हमारे पास कम्युनिकेशन के मीडियम्स नहीं थे, 25-30 साल पहले तक मोबाइल नहीं था, ऐसे ही अभी इंटरनेट आ गया है, वो नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, एक्सपोजर टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन नहीं था। आज आप गूगल पे कुछ भी प्रेस करते हैं, आपके सामने जवाब हाजिर हो जाता है। तो तब्दीलियाँ तो किसी भी सोशल सिस्टम में आएंगी, आती हैं। जब तक कि एक इंडिविजुअल इंसान अपनी सोच को मुनासिब रखने की कोशिश करेगा, तब तक समाज में स्कोप है, पॉसिबिलिटी है, और चीज़ें पलट जाने की, चीज़ें बदल जाने की, अच्छे दौर की तरफ या मुख्तलिफ दौर की तरफ की उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अगर कट्टरपंथी पे हम उतरें, किसी भी तरह की कट्टरपंथी हो, तो वो तकलीफ़देह है। आइंदा आने वाले वक्त में उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। फिर ये भी कहता हूँ मैं कि कोई चीज़ जब एक एक्सट्रीम पे पहुँच जाती है तो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती है। उसका अपना एक वक्त होता है, उसके बाद कुछ नया उसमें से पनपना होता है, निकलना होता है। ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़ा सा इंतज़ार भी करना होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना होगा, थोड़ा सा अपने आप को संभाल के समेट के भी रखना होगा कि मैं क्या हूँ। मैं आज की तारीख़ में, आज के माहौल में जैसा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है दुनिया भर में, उसमें से मैं क्या सोचता हूँ, मैं अगला कदम कौन सा लूँगा कि जो मेरी अपने पर्सपेक्टिव को लिविंग की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा कि जीना कैसे चाहिए, उसकी तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा मेरा मानना है। हमको बताइए कि एज एन एक्टर आपके पास ये चॉइसेस नहीं होती हैं कि जो आपको कहना है आप उसमें कहें, वो तो स्क्रिप्ट जो कहेगी वो आपको करना है, डायरेक्टर जो चाहेगा। एक तरह से उस स्कीम ऑफ थिंग्स का पार्ट होते हैं एक्टर के बतौर। लेकिन आप तो राइटर भी हैं। जब आप राइटिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो क्या चीज़ है जिसको आप प्राइमरली एड्रेस करना चाहते हैं एज ए राइटर? मुझे लगता है मैं ऐसा कुछ स्पेसिफाइड तो नहीं है। मेरे दिमाग में सबसे पहले कैरेक्टर्स आते हैं, माहौल आता है। मैं मिसाल के तौर पे मेरी एक नॉवेला है जो अभी पब्लिश हुई है, जिसके मैं शोज़ भी करता हूँ, दोपहरी नाम से, जो मैं पढ़ के अपनी ऑडियंस को सुनाता हूँ। उसके शोज़ होते हैं। दिल्ली में भी खूब शोज़ हुए हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कभी आपको इनवाइट नहीं भेजा। आइंदा होगा तो ज़रूर आपको प्लीज़। खबर करूँगा मैं। जी। जैसे वो कहानी मेरे दिमाग में आई थी, सुप्रिया जी जो मेरी पत्नी हैं, उनकी मदर को दीना जी को देख। वो दादर में रहती थी, सेकंड फ्लोर पे। तो उनके घर के बाहर बड़ा लकड़ी का स्टेयरकेस था। तो जब कभी हम उनके घर पे होते थे तो मुझे धड़ 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 ऐसे आवाज़ सुनाई देती थी, जो सीढ़ियों से कोई चढ़ता होगा जल्दी में। तो मुझे महसूस होता था ये अकेली रहती हैं। तो एक कहानी पनपी दिमाग में कि एक बुज़ुर्ग औरत एक घर में अकेली रहती है, तो उसके साथ क्या हो सकता है। तो ये कहानी सोची गई दादर के एक डबल स्टोरी मकान के अंदर, लकड़ी के बने हुए बम्बई शहर में। जब मैंने कलम उठाया और मैंने लिखना शुरू किया तो पहला लफ्ज़ निकला अम्मा बी। तो अम्मा बी लिखते ही कहानी लखनऊ में पहुंच गई। अम्मा बी ने बड़े से पलंग पर करवट ली और आंखें बड़े घड़ियाल पर जमा दी। उनका वक्त का अंदाज़ा हमेशा की तरह सही था और देखती रहीं जब तक कि घड़ियाल ने 3 का ऐलान नहीं कर दिया। ये ज़बान कहाँ से आई मुझे नहीं मालूम। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कहाँ, मुझे नहीं मालूम। मैंने लिखना शुरू किया, वो आना शुरू हो गई। अब जाहिर है कि क्योंकि लखनऊ में पहुंच गई, अम्मा बी की कहानी कही जा रही है, उनके आसपास के माहौल का सब सिलसिला है, तो वो सब चीज़ का बयान उसी तरह की ज़बान, उसी तरह के माहौल के अंदर किया जाएगा। कोई दूसरी कहानी आप लिखने बैठते हो जो इसमें शायद पंजाब का फ्लेवर है, तो उसमें हल्का आपका डायलॉग राइटिंग के अंदर उसका लहजा आ जाएगा या उसकी एक बात आ जाएगी। अच्छा, हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, उर्दू के अलावा आप क्या ज़बान जानते हैं? बस इतना पर बहुत। ये भी ज़बानें पूरी तरह से तो नहीं जानता हूँ, मगर बोल लेता हूँ जहाँ कहीं बोल पाता हूँ वहाँ बोल लेता। पंजाबी चूँकि इट्स माय मदर टंग, मैं पैदा ही पंजाब में हुआ। अंग्रेज़ी मेरे फादर साहब का करम था कि उन्होंने मुझे ऐसे सिखाई कि आ गई, बोलनी भर कम से कम, लिखनी भर भी। और हिंदी जो है वो क्योंकि बचपन से ही स्कूल में होती थी तो चलती गई आपके साथ साथ। उर्दू का मुझे शौक़ था,
इसलिए बड़े होके, और थिएटर में वैसे भी उर्दू वगैरह बहुत इस्तेमाल होती थी, उसका थोड़ा वो रहा। पढ़नी नहीं आती मुझे, लेकिन बोल लेता हूँ जहाँ कहीं मुनासिब हो। जितने भी आपके शीन, काफ, गाफ, ये सब आपने बहुत एफर्ट करके जी बिल्कुल वो एफर्ट कैसे करके, किए वो होंगे? स्कूल ऑफ ड्रामा में, या स्कूल ऑफ ड्रामा की वजह से। मैंने आपसे अर्ज़ की थी शुरू में कि 9th स्टैंडर्ड में मुझे शौक़ हुआ था, तो ऑल इंडिया रेडियो की ख़बरें सुनने से आपको वो शीन काफ आपके कान में जाता था, लेकिन उसका रियाज़ जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुँच के हुआ। जब आपको पता था कि आपको अगर तुगलक प्ले करना है तो उसके अंदर आपको ये सब ज़बान सही बोलना है, तो इस वजह से उसका रियाज़ होते होते फिर स्लोली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। म्यूज़िक को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि जो आपकी स्पीच, अगर आपके कान अट्यून्ड हैं म्यूज़िक से, तो आपकी स्पीच पर उस वो मदद करते हैं? म्यूज़िक मुझे लगता है हमारे वजूद का हिस्सा है। हम रिकग्नाइज़ करें या ना करें, कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन वो हमारे वजूद का हिस्सा है। वो हम एक्सटर्नल तौर से उसमें से अ, तसल्ली हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी हद है। वो किसी को हो सकता है ये चीज़ पसंद हो, किसी को हो सकता है ये चीज़ पसंद हो, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबको पसंद होती हैं। कोई कुछ ऐसी है, एक आवाज़ होती है, कुछ ऐसा एक म्यूज़िक होता है, किसी भी देश का हो, किसी भी कल्चर का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको अट्रैक्ट करता है, इमीडिएटली आपकी तवज्जो हासिल करता है। उसके अंदर एक यूनिवर्सैलिटी होती है। क्योंकि बताया जाता है कि इंसान के अंदर भी वो म्यूज़िक जो है वो मौजूद है। तो जिन लोगों ने रियलाइज़ किया उनके लिए मुबारक है। लेकिन एक्सटर्नल म्यूज़िक जो है वो एक तरफ तो सुनने के लिए, आपकी रूह को सुकून देने के लिए है, दूसरा अब वो कल्चर का हिस्सा हो गया है। मैं अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री कहीं देख रहा था, जिसमें पता चला कि बहुत पुरानी एक सभ्यता है, उन लोगों का एक रिचुअल है कि वो सारे मिल के गाँव में कुछ एक साउंड निकालते हैं, जिससे उनको यकीन है कि ये साउंड जो है ये खुदा तक पहुँचेगी और हम वी कैन कनेक्ट विद गॉड। सो आई थिंक ये सिलसिला वहाँ से शुरू होके फिज़िकलाइज़ हो गया, पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, और उसके बड़ी खूबसूरत वेरिएशंस इस चीज़ की जो हैं दुनिया भर में अवेलेबल हैं। अच्छा म्यूज़िक आप किसी भी देश का, किसी भी कल्चर का अगर आप सुनेंगे, तो वो आपकी आत्मा को सुकून देगा, मज़ा देगा। सो मुझे, मेरा भी दौर रहा है, कभी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, कभी एक ज़माने में मैं सूफ़ी म्यूज़िक का बहुत शैदाई हो गया था, तो सारा टाइम नुसरत फ़तेह अली ख़ां ही सुनता रहता था। कभी मुझे ऐसा भी मौका मिला, ये भी ऊपर वाले का करम है कि रविशंकर जी को ऐसे बैठ के सुनने का मौका भी मिला, हरिप्रसाद चौरसिया जी को ऐसे सुनने का मौका मिला, ग्रेट वोकलिस्ट को सुनने का मौका मिला, जिस सब ने आपके अंदर कुछ दिया होगा, जिसको आप शायद रिकग्नाइज़ ना कर पाएँ, लेकिन वो कहीं एक स्टोर रूम है जिसके अंदर मौजूद है। और जब कभी आप जो भी काम करते हैं, वो वहाँ से कोई एक सुर निकलता है जो आपको गाइड करता है, बताता है, समझाता है कि अब रास्ता ये है, इस तरफ चलना शुरू करो, और चीज़ें अपने रास्ते पे चलने लगती हैं। एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है पंकज जी, जिसमें आ, आपने पाया कि बहुत इरेटिक शेड्यूल्स हैं, सब कुछ आपके भरोसे, आपके हाथों में नहीं होता। आप कभी दिन में शूट कर रहे हैं, कभी रात में, कभी अर्ली मॉर्निंग, कभी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, जिसका असर आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उस पर भी पड़ता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे एक्शन कुछ इस तरह के करने होते हैं, कुछ ऐसे टेरेन में काम करना होता है जहाँ आप शायद किसी फिज़िकली हर्ट हो जाएं, ऐसा वो प्रोफेशन का पार्ट है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, हुए हैं, 2-3 किस्से ऐसे हुए हैं ड्यूरिंग स्पेशली माई यूथ डेज़। उसके बाद मैं ज़्यादा केयरफुल हो गया, जहाँ पे चोटें भी लगी हैं, डूबने से भी बचे हैं, ये सब सिलसिला रहा है। लेकिन आपको बतौर अभिनेता इन सब के लिए तैयार भी रहना चाहिए और सजग भी रहना चाहिए। मैं शायद उस ज़माने में सजग नहीं था, ज़्यादा एक्साइटेड था, यूथ था, मैं कर लूँगा, इस तरह का था। आपको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और अपनी बॉडी को इतना ट्रेन तो रखना ही होगा बतौर अभिनेता। जब तक आप ज़िंदा हैं और काम कर रहे हैं, तब तक उसको इतना तो ट्यून करके रखना होगा कि जिस तरह का काम आपसे कहा जाए, उस तरह का काम करने की सलाहियत आपके जिस्म और दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो अभिनय का मतलब ये है कि आप का जो बेस है, जो ये जिस्म है और आवाज़ है, इसको उतना भर तो तैयार रखें कि जब कभी जैसा किसी को चाहिए उसको कैटर करने की आपके अंदर सलाहियत हो।
आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने के बारे में सोचते हैं? नहीं, मैं नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता आई एम दैट इम्पोर्टेंट, आई डोंट वांट टू गिव माई सेल्फ दैट इम्पोर्टेंस आइदर, लेट इफ समबडी एवर वांट्स टू टॉक अबाउट इट, लेट देम टॉक अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने हमारे लिए Thank इतना वक्त दिया। उम्मीद है कि यहाँ आकर हमसे बात करके आपने अपने समय को सार्थक पाया होगा। इरफान साहब, आपसे हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत मुनासिब किस्म के सवाल पूछते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। कहानी ज़िंदगी की आज थे हमारे साथ बीबीसी के इस खास प्रोग्राम में राइटर, डायरेक्टर और एक्टर पंकज कपूर। मैं हूँ इरफान, मिलेंगे अगले मेहमान के साथ अगले हफ्ते। नमस्कार।